तो दोस्तों मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों मेरे चैनल पर डेली बिहार करंट अफेयर्स आपको अपलोड होता है। आज मैं आपके लिए बिहार करंट अफेयर्स 11 मई 2023 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ हाजिर हूं। इसमें दोस्तों हम लोग 6 अखबारों का निचोड़ देखते हैं। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय खबरों को भी मैं इसमें शामिल करता हूं। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो सेशन डेली आपको मिलता है। ठीक है, इसी के साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहूंगा दोस्तों कि मेरा एक ऐप भी है अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी। वहां पर आप जाकर सारे पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, डेली के, मंथली के। ठीक है, साथ साथ दोस्तों मैं यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी शुरू करने वाला हूँ बीपीएससी के लिए। बिहार के टीचर का भी एग्जाम का सारे का यहाँ पे टेस्ट सीरीज शुरू हो रहा है। तो जो भी सब्सक्राइब करना चाहते हैं वो जाके यहाँ पर रजिस्टर हो सकते हैं और सारे पीडीएफ उनको मंथली और डेली के मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ऐप अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी ऐप है, आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और जो मेरे चैनल पर नए हैं मैं जरूर कहूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आपको सभी इंपॉर्टेंट वीडियो मिलेंगे दोस्तों। बिहार के कोई भी एग्जाम में अगर आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। बिहार लोक सेवा आयोग ने मुख्य परीक्षा में बदलाव करते हुए उत्तर पुस्तिका में ही प्रश्न अंकित करने का फैसला किया है। यानी कहने का मतलब दोस्तों, जब आप मेंस एग्जाम लिखने जाते थे आप कोई भी बीपीएससी का, तो आपको क्वेश्चन पेपर अलग मिलता था, आंसर पेपर अलग मिलता था। अब क्या होगा दोस्तों, आपको क्वेश्चन पेपर नहीं मिलेगा। आंसर जो जो आंसर पेपर है उसी में प्रश्न अंकित रहेंगे और उसके लिए एक समुचित स्थान दिया रहेगा। उतने ही स्थान में आपको क्वेश्चन का आंसर देना होगा। तो यह बदलाव 68वीं मुख्य परीक्षा से किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बिहार लोक सेवा की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग की स्थापना 1 अप्रैल 1949 को हुई थी। 68वीं मुख्य परीक्षा से अब अलग से प्रश्न पत्र नहीं मिलेंगे, उत्तर पुस्तिका में ही प्रश्न पत्र अंकित होंगे। बिहार लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष अतुल प्रसाद है। बिहार लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष श्री राजनधारी सिन्हा है। बाढ़ सुखाड़ जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने किस एक ऐप का शुभारंभ किया। तो दोस्तों उस ऐप का नाम बेफिक्र ऐप है। इसके द्वारा दोस्तों रियल मॉनिटरिंग की जा सकेगी कि कितने कब बाढ़ आएगा, कब सिंचाई की व्यवस्था कहां पर जरूरत है। यानी इससे बाढ़ और सुखाड़ जैसी चुनौतियों से निपटा जा सकेगा और उसकी रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा सकेगी। बेफिक्र का फुल फॉर्म बिहार ई सिस्टम फॉर फ्लड एंड इरिगेशन क्विक रिस्पॉन्स है। ठीक है, तो जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा है बिहार के। ई संजीवनी के माध्यम से घर बैठे लोगों को टेली कंसल्टेंस की सुविधाएं देने के लिए बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति ने हर रोज कितने मरीजों को सलाह देने का लक्ष्य रखा है। देखिए, ई संजीवनी के माध्यम से घर बैठे लोगों को दोस्तों टेली कंसल्टेशन के माध्यम से अगर कोई रोग होता है तो उनको सलाह दी जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए जो बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति ने एक लक्ष्य निर्धारित किया है कि एक दिन में लगभग 52,000 मरीजों को सलाह दिया जा सकेगा। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव हैं। भारत के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया हैं। बिहार विधान परिषद के 4 नवनिर्वाचित सदस्यों ने शपथ लिया है। बिहार विधान परिषद में कौन सी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। तो भारतीय जनता पार्टी बिहार विधान परिषद में सबसे बड़ी पार्टी बन गई है दोस्तों। बिहार विधान परिषद में भाजपा के 24 सदस्य हो गए हैं, जदयू के 23 सदस्य, जबकि राजद के 14 सदस्य हो गए हैं, कांग्रेस के 4 हैं। बिहार विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर है। बिहार विधान परिषद के उप सभापति डॉक्टर रामचंद्र पूर्वे हैं। बिहार विधान परिषद में कुल सीटें 75 है। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी हैं। सदन के नेता नीतीश कुमार हैं। सदन के उप नेता तेजस्वी यादव हैं। बिहार विधान परिषद, जिसे बिहार विधान परिषद के रूप में भी जाना जाता है, भारत में बिहार राज्य के द्विसदनीय बिहार विधानमंडल का ऊपरी सदन है। 7 फरवरी 1921 को जब बिहार उड़ीसा विधान परिषद अस्तित्व में आई थी तो सर वाल्टर मोडे प्रथम सभापति मनोनीत हुए। विधान परिषद की प्रथम बैठक 20 जनवरी 1913 को पटना कॉलेज बांकीपुर के सभागार में हुई। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने सुपौल जिले के परसरमा से अररिया तक 105 किलोमीटर फोरलेन सड़क के निर्माण की मंजूरी दे दी है। यह कौन सा एनएच है जो परसरमा से अररिया तक गुजरता है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण एनएचआई ने सुपौल जिले के परसरमा से अररिया तक 105 किलोमीटर फोरलेन बनाने की मंजूरी दी है। यह एनएच 327 है। इस सड़क के बन जाने से बिहार के सीमांचल से पश्चिम बंगाल तक की यात्रा सुगम हो जाएगी। बिहार की परिवहन मंत्री शीला कुमारी हैं। बिहार के पथ निर्माण मंत्री तेजस्वी यादव हैं। भारत के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी हैं।
बिहार के बड़े पहाड़ों तथा वनों की आग लगने से निगरानी के लिए बिहार सरकार ने अग्नि निगरानी दस्ता की अस्थायी तैनाती की घोषणा की है। बिहार के वन एवं पर्यावरण जलवायु मंत्री वर्तमान में कौन है? तो ये तेज प्रताप यादव है। दोस्तों, हाल ही में राजगीर के वैभरगिरी पर्वत में आग लग जाने के बाद वनों तथा पर्वतों को नुकसान हुआ था। इसके बाद सरकार ने यह डिसीजन लिया है अस्थायी तैनाती की अग्नि निरोधी दस्ता की, अग्नि निगरानी दस्ता की। हाल ही में किस बक्सर जिला जज को वाणिज्य कर ट्रिब्यूनल का चेयरमैन बनाया गया है? तो अंजनी सिंह को वाणिज्य कर ट्रिब्यूनल का चेयरमैन बनाया गया है। पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन है। बिहार के समाज कल्याण विभाग ने बिहार की बाल कल्याण समितियों का कार्यकाल का विस्तार किया है। बिहार में अभी कितनी बाल कल्याण समितियां कार्यरत है? तो बिहार में 23 बाल कल्याण समितियां कार्यरत है। बिहार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी है। बिहार सरकार ने नई व्यवस्था के तहत जमीन या घर खरीदने पर आधार सत्यापन अनिवार्य कर दिया है। बिहार के भू राजस्व मंत्री कौन है? तो ये आलोक कुमार मेहता है। दोस्तों, अब आप नए घर खरीदने में आपको आधार सत्यापन करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। बिहार राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में किसकी जीवनी पढ़ाई जाएगी? हाल ही में बिहार सरकार ने दोस्तों जो बिहार राज्य शैक्षणिक परिषद अनुसंधान परिषद है उस किताबों में जो भी एससीईआरटी किताबें रहेंगी उसमें मौलाना अबुल कलाम आजाद तथा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की जीवनी पढ़ाने की घोषणा की है। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर है। भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है। केंद्र सरकार के वित्तीय मदद से बिहार के कितने सरकारी स्कूलों में सोलर सिस्टम लगाया जाएगा? तो देखिए दोस्तों, बिजली की समस्या से जूझ रहे बिहार के सरकारी स्कूलों में 90,253 सरकारी स्कूलों में सोलर सिस्टम लगाया जाएगा। बिहार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव है। भारत के ऊर्जा मंत्री आर के सिंह है। बिहार का श्रम संसाधन विभाग असंगठित श्रमिकों के लिए जिला नियोजन भवनों में जॉब सेंटर खोलेगा और श्रमिकों को जॉब दिलाने में सहयोग करेगा। तो बिहार के श्रम संसाधन मंत्री कौन है? तो सुरेंद्र राम है। बिहार के कितने जिलों में महिला एवं बाल विकास निगम ने 6 महीने से लेकर 5 महीने तक के बच्चों की देखभाल के लिए मॉडल पालना घर बनाने का निर्णय लिया है? तो 6 जिलों में बनाया जाएगा दोस्तों। बिहार के भोजपुर, मुंगेर, समस्तीपुर, नालंदा, वैशाली, मुजफ्फरपुर जिले में 8.06 लाख के शुरुआती निवेश से मॉडल पालना घर विकसित किए जाएंगे। बिहार के खगड़िया में पहले से ही मॉडल पालना घर विकसित हो गया है। शहर की कामकाजी महिलाओं को इससे सुविधा मिलेगी और उनके बच्चों की देखभाल हो पाएगी। बिहार महिला एवं बाल विकास निगम के प्रबंध निदेशक हरजोत कौर बम्हारा हैं। बिहार की किस पत्रिका को ज्ञान सिंह आर्य श्रेष्ठ बाल पत्रिका का सम्मान मिला है? तो मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित एक कार्यक्रम में बिहार की बाल किलकारी पत्रिका को ज्ञान सिंह आर्य श्रेष्ठ बाल पत्रिका का सम्मान मिला है। हाल ही में केंद्र सरकार ने बिहार फाउंडेशन भवन बनाने के लिए किस राज्य में 60 साल लीज के लिए 1.25 एकड़ जमीन बिहार सरकार को आवंटित की है? तो यह महाराष्ट्र में दोस्तों बिहार फाउंडेशन भवन बनाने के लिए केंद्र सरकार ने 60 साल लीज के लिए 1.25 एकड़ जमीन बिहार सरकार को आवंटित की है। किस देश की टीम पश्चिम चंपारण में स्थित वाल्मीकि टाइगर रिजर्व वन में घड़ियालों के संरक्षण तथा संवर्धन पर समीक्षा करने आई है? तो अमेरिका के लॉस एंजलिस की टीम जो है पश्चिम चंपारण स्थित वाल्मीकि टाइगर रिजर्व वन में घड़ियालों की संरक्षण तथा संवर्धन पर समीक्षा करने आई है। हाल ही में दोस्तों एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार के गंडक नदी में सबसे अधिक 217 घड़ियाल पाए गए हैं, जो मध्य प्रदेश के चंबल नदी के बाद सबसे अधिक घड़ियाल गंडक में ही पाए गए हैं। नेशनल टेक्नोलॉजी डे, जो है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस किस वर्ष मनाया जाता है? प्रतिवर्ष। कब मनाया जाता है? तो 11 मई को। भारत में प्रतिवर्ष 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है। यह दिवस राष्ट्र निर्माण के लिए भारतीय वैज्ञानिक, इंजीनियर और प्रौद्योगिकी द्वारा की गई महत्वपूर्ण खोजों के लिए योगदान के महत्व के लिए मनाया जाता है। 11 मई 1998 को भारत ने पोखरण द्वितीय कोऑर्डिनेट ऑपरेशन शक्ति के तहत अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था। 2023 के लिए थीम जो है स्कूल टू स्टार्टअप्स इन इग्नाइटिंग यंग माइंड्स टू इनोवेट है। छठा हिंद महासागर सम्मेलन कहां आयोजित किया जाएगा? तो ये ढाका में आयोजित किया जा रहा है दोस्तों। छठा हिंद महासागर सम्मेलन बांग्लादेश की राजधानी ढाका में 12 और 13 मई को आयोजित किया जाएगा। इस बैठक में लगभग 25 देशों के उच्च स्तरीय सरकारी प्रतिनिधिमंडलों और थिंक टैंकों के भाग लेने की उम्मीद है। भारत की ओर से विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ढाका में उद्घाटन सत्र में मुख्य भाषण देंगे। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगी। बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू हैं। नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंतरिम एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राजीव धर नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के एमडी और सीईओ नियुक्त किए गए हैं। ठीक है।
2016 में 40,000 करोड़ रुपए के फंड के साथ एनआईएएफ की स्थापना सरकार ने की थी। एनआईएफ की स्थापना को वर्ष 2015 में की गई थी। आयुष मंत्रालय ने एकीकृत स्वास्थ्य अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? देखिए, आयुष मंत्रालय ने एकीकृत स्वास्थ्य अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए आईसीएमआर के साथ समझौता किया है। दोस्तों, आयुष मंत्रालय और आईसीएमआर ने एकीकृत स्वास्थ्य अनुसंधान को बढ़ावा देने और सहयोग करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता ज्ञापन आयुष शोधकर्ताओं के प्रशिक्षण के माध्यम से अनुसंधान क्षमता को मजबूत करेगा। इस समझौता ज्ञापन के तहत संयुक्त रूप से उन्नत अनुसंधान के लिए आयुष आईसीएमआर केंद्रों की स्थापना की जाएगी। भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर 2023 का 7वां संस्करण 27 अप्रैल से 11 मई 2023 तक कहां आयोजित किया जाएगा? तो यूनाइटेड किंगडम में आयोजित किया जाएगा। दोस्तों, भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर 23 का 7वां संस्करण 27 अप्रैल से 11 मई 2023 तक सेलिसेबरी प्लेनेस यूनाइटेड किंगडम में आयोजित किया जाएगा। वाणिज्य मंत्रालय डीटीआर ने घरेलू उद्योग को सस्ते इनबाउंड शिपमेंट से बचाने के लिए किस देश से एक निश्चित प्रकार के ऑप्टिकल फाइबर के आयात पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाने की घोषणा की है। यानी दोस्तों, अगर कंपनियों ने ऑप्टिकल फाइबर किसी अन्य देशों से मंगाया तो उस पर एक एंटी डंपिंग शुल्क लगाया जाएगा। चीन, साउथ कोरिया और इंडोनेशिया से अगर आप ऑप्टिकल फाइबर कोई कंपनियां निर्यात करती है तो उस पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाने की तैयारी सरकार ने की है। आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने पानी के नीचे संचार के लिए सेंसर तकनीक विकसित करने के लिए किन संस्थान के वैज्ञानिकों के साथ भागीदारी की है? तो डीआरडीओ के संस्थान के वैज्ञानिकों के साथ आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने पानी के नीचे संचार के लिए सेंसर तकनीक विकसित करने की भागीदारी की है। तो डीआरडीओ और आईआईटी मद्रास के बीच ये भागीदारी हुई है। डीआरडीओ इसका मुख्य उद्देश्य भारत को महत्वपूर्ण रक्षा प्रौद्योगिकी और प्रणालियों में आत्मनिर्भर बनाना है। ये 1958 में स्थापित किया गया था। मुख्यालय इसका नई दिल्ली है। डीआरडीओ के अध्यक्ष समीर वी कामत हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 मई को नई दिल्ली में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर कितने करोड़ रुपए की कई वैज्ञानिक परियोजनाओं की आधारशिला रखी और राष्ट्र को समर्पित किया? तो 5800 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन किया पीएम मोदी ने इसमें 3 योजनाओं का शिलान्यास किया। लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी इंडिया, जिसको लीगो इंडिया भी कहा जाता है, इसका महाराष्ट्र के हिंगोली में इस परियोजना का शिलान्यास किया गया है। होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र ओडिशा के जटनी में इसका उद्घाटन किया गया है। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई का प्लैटिनम जुबली ब्लॉक का भी उद्घाटन किया है पीएम मोदी ने। भारत की सबसे बड़ी एनबीएफसी कंपनी का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो ये परमिंदर चोपड़ा बनी है। परमिंदर चोपड़ा भारत में सबसे बड़ी एनबीएफसी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन पीएफसी लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बनेंगे। किस मंत्री ने 11 मई को नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट्स नई दिल्ली में बुद्धम शरणम गच्छामी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है? तो केंद्रीय विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने 11 मई को नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट्स नई दिल्ली में बुद्धम शरणम गच्छामी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। प्रदर्शनी का उद्देश्य कला की आध्यात्मिकता और बौद्ध धर्म से संबंधित उनके तत्वों को और ज्ञान, करुणा और शांति के सार्वभौमिक मूल्यों को व्यक्त करना है। प्रतिष्ठित भारतीय कलाकार नंदलाल बोस ने रेखा चित्रों के माध्यम से बुद्ध के जीवन और शिक्षा और आध्यात्मिकता के उनके मार्ग को प्रदर्शित किया है। उद्घाटन में अधिकांश देशों ने भाग लिया, जिनमें नेपाल, म्यांमार, मंगोलिया, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड, भूटान आदि शामिल हैं। प्रदर्शनी में डेनमार्क, ग्रीस, लग्जमबर्ग, जमैका, पुर्तगाल, जॉर्जिया, आइसलैंड, इक्वाडोर, सीरिया, पेरू जैसे देशों के राजदूतों और कई अन्य देशों के वरिष्ठ राजनयिकों ने भी भाग लिया। किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि लॉन्च किया है? तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने दोस्तों इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि लॉन्च किया। इसकी योजना के तहत लाहौल स्पीति घाटी में 18 से 60 वर्ष की सभी महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए दिए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला है। 42वां आसियान शिखर सम्मेलन 2023 कहां आयोजित हुआ है? तो इंडोनेशिया में आयोजित हुआ है। दोस्तों, जापान के काकामिगाहारा में शुरू होने वाले महिला जूनियर एशिया कप हॉकी की भारतीय टीम का कप्तान किसे चुना गया? तो इस प्रीति को चुना गया दोस्तों, प्रीति कुमारी को। भारत का कौन सा राज्य राइट टू वॉक पर आदेश जारी करने वाला देश का पहला राज्य बना? देखिए दोस्तों, अपने राज्य के पंजाब राज्य ने अपने राज्य के सभी नागरिकों को सुरक्षित सड़कों पर सुरक्षित यात्रा करने का अधिकार दिया है।
ठीक है, उनको सुरक्षित यात्रा कराया जाएगा, उनके लिए साइकिल का अलग ट्रैक बनेगा, ठीक है, और हर सुविधाएं वो दी जाएगी जिससे लोग सड़क पर चलते समय सुरक्षा महसूस करें। तो भारत का कौन सा राज्य राइट टू वॉक पर आदेश जारी करने वाला देश राज्य बना है? तो ये पंजाब है दोस्तों, ठीक है। राइट टू वॉक पर आदेश जारी करने वाला देश का पहला राज्य पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान है, पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित है। तो दोस्तों यह रहा आपको 11 मई 2023 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।